नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की उड़ान और मैं आपके साथ तनिषा। उत्तर प्रदेश आज तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बड़ा केंद्र बन रहा है। इस ग्रोथ स्टोरी में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग एक अहम नाम है, जिसने टेलीकॉम टावर से शुरुआत कर पावर के साथ साथ रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी और ईपीसी तक अपना कारोबार बढ़ाया है। आज हम जानेंगे कंपनी की जर्नी, यूपी से मिले ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आने वाले विस्तार की योजनाओं के बारे में विस्तार से। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के यूपी की उड़ान के एपिसोड में मौजूद है सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शशांक अग्रवाल जी। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग की शुरुआत ही कैसे हुई और शुरुआती सफर कैसा रहा। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की शुरुआत 2006 में हुई थी। जी। कंपनी 2001 की बनी हुई थी, मगर ऑपरेशन 2006 में शुरू हुए। और शुरुआती जी। सफ़र जैसा कि होता है, सबके लिए थोड़ा स्ट्रगल का होता है, तो हमने भी एक छोटे बिल्कुल। लेवल से शुरुआत की थी। मगर अपने सब एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सब शेयर होल्डर्स के साथ मिलके आज हम लोग एक अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं। और पिछले 20 साल में हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए हैं। सर, और आपका जो है इस कंपनी में कैसा सफ़र रहा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपका सफ़र रहा, आपने जब शुरुआत की क्या सोचा था आपने, मतलब कंपनी को आगे बढ़ाने से पहले, इसके बारे में बताइए। कंपनी की शुरुआत हमने की थी 2006 में, जैसा मैंने बताया। और शुरुआत की थी जी। हमने इनिशियली टेलीकॉम टावर्स मैन्युफैक्चरिंग से। ओके। वो दौर एक टेलीकॉम की ग्रोथ का दौर दौर था पूरा। जबकि जी। टेलीकॉम की डिमांड बहुत, टेलीकॉम टावर्स की डिमांड थी इंडिया में। टेलीकॉम दो 94 में आया था, जब मोबाइल फोन्स आए थे। तो 94 से 2004, 2005, 2006 तक एक अच्छी ग्रोथ चली। मगर जो 2006 के बाद जो टेलीकॉम की ग्रोथ आई है लगातार अगले 10-15 सालों में, वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्योंकि आज हमारे 100 के 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो हैं इंडिया में, समझिए 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन वो कनेक्टेड है। और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पिछले 20 सालों में। जी। तो उसकी वजह से हमारे को काफ़ी हेल्प मिली अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो जैसे मैंने जी। बताया, हमने टेलीकॉम टावर्स की शुरुआत की थी। और जब हमने शुरुआत की थी एक बहुत छोटे लेवल पे की थी। और आज हम लोग टेलीकॉम टावर्स में मार्केट लीडर्स हैं, जिसमें कि हम सब जो भी टेलीकॉम टावर्स यूज़ करती हैं कंपनी, जैसे चाहे इंडस टावर्स हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, HFCL है, और जो भी कंपनीज, या BSNL है, जहाँ पर भी टावर्स लगते हैं, हम उन सबको टावर्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं। और धीरे धीरे कंपनी ने टेलीकॉम टावर्स के बाद 2012 में अपनी जर्नी में नेक्स्ट स्टेप रखा पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के लिए। तो फिर हमने पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर्स बनाने शुरू किए। उसके बाद हम लोग रेलवेज में गए, जिसमें स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, उसका EPC का काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स में 2017-18 में अपना कदम रखा। तो आज हम लोग टेलीकॉम टावर्स और पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स में हम लोग लार्जेस्ट कैपेसिटी हमने बनाई अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। और आज हम एक बहुत अच्छी मुकाम पर हैं उसमें, जिसमें कि हम लोग पूरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। जी। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल यही होता कि सलासा टेक्नो के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले जो प्रमुख, जो मतलब मेन बिजनेस सेगमेंट्स थे, वो कौन से थे, पर आपने उनके बारे में बड़ी विस्तार से बात की। साथ ही सर, मेरा ये भी सवाल फिर इसी के साथ कंटिन्यूशन में रहेगा कि टेलीकॉम पावर और ईपीसी में भी किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना जो है कंपनी देखती है। तो देखिए, आज इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाम पे खड़ा हुआ है, जहाँ पर एक पावर की बहुत ह्यूज डिमांड है। पावर की डिमांड किस लिए ज़्यादा है कि आज जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके लिए AI की डिमांड है। AI के लिए डेटा सेंटर्स की डिमांड है। डेटा सेंटर्स बिल्कुल। के लिए पावर की डिमांड है। पावर की डिमांड जब बनी है, तो आज आप देखेंगे कितने ही नए प्रोजेक्ट्स पावर के आ रहे हैं, जिसमें कि रिन्यूएबल्स का बड़ा रोल है। तो रोज आज इंडिया की इतनी बड़ी कैपेसिटी रिन्यूएबल्स में हो गई है, जिसमें कि सोलर पावर हम लोग जनरेट करते हैं। जब पावर जनरेट करते हैं, तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। पहले ट्रांसमिट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पावर ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा पिछले 10 सालों में स्कोप बना है। और आने वाले 8-10 सालों में पावर का जो डिमांड है और जो पावर का जो स्कोप है उससे रिलेटेड कंपनीज के लिए, वो अच्छे अगले 10 सालों में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी आने वाली है, वो पावर ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर से ही आएगी। हम लोग पावर ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर में सबस्टेशंस बनाते हैं,
हम लोग टावर्स बनाते हैं, हम लोग मोनोपोल्स बनाते हैं, और हम इन सब का कंप्लीट ईपीसी भी करते हैं, जिसमें कि हम लोग पूरी लाइंस बनाते हैं और सबस्टेशन बनाते हैं। जी। जी। जी सर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो फाइनेंशियल ईयर साल 2027 में कंपनी ने कारोबार जो है 1800 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, कि इतना लक्ष्य रखा है, ये टारगेट रखा है। सर, अब इस टारगेट को हासिल करने की क्या रणनीति है कंपनी की, अगर इसके बारे में ब्रीफली आप समझा सकें। तो हम लोगों ने लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर किया था 2026 में, और करीबन हम जी। लोग 18 से 20% ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं आने वाले साल में। तो इसके जी। लिए हम लोग डिफरेंट, हम लोग आज हमारे पास ईपीसी के करीबन 2500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिनको हमें अगले 2 ढाई साल के अंदर पूरा करना है, 3 साल के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अपनी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ाई है, जिसमें कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन टावर्स की कैपेसिटी आज हमारी डबल हो गई है। वो हमारे को हेल्प करेगी अपना टॉप लाइन और टर्नओवर बढ़ाने में, 1800 करोड़ पहुंचने में। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स का हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक किए हुए हैं, वो हमारे को हेल्प करेगी हमारा टारगेट अचीव करने में। तो प्राइमरीली जी। जो पावर ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर है, वो हमारे को हेल्प करेगा हमारे को टर्नओवर अचीव करने में, हमारे टारगेट अचीव करने में। जी। इसी के साथ सर, इसी से मिला जुला सवाल मेरा रहेगा कि कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है, जैसे आपने बात की, वो कितनी है, और इस जो कारोबारी साल है यानी फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद जो है कंपनी देख रही है। आपने बताया रेवेन्यू, आपने परसेंटेज भी बताया, लेकिन सर अगर इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन देखा जाए, तो इन दोनों सवालों के जवाब अगर आप दें। तो हम लोग 1700 से 18 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, अगर हम हाँ। टॉप लाइन की बात करें 2027 की, 31 मार्च 2027 की। और जहाँ तक आपने बोला कि हम लोग, क्या सवाल था सॉरी आपका दूसरा? सर, मेरा सवाल ये था कि कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है, और इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी बढ़ोतरी की। जी। सर, अब सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कंपनी का हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं होने का कितना फायदा जो है कंपनी को मिला, अगर सर इस नज़रिए से देखा जाए। तो उत्तर प्रदेश हमारा अपना प्रदेश है, और हम लोग यहीं जी। जन्मे पले बढ़े हैं, तो हमारा तो ये जी घर है। सर। और यहीं पे हम्म। हमने शुरू से काम किया, तो इससे बाहर जाने का कोई हमारे सामने सवाल नहीं था। तो उत्तर प्रदेश तो हमें हमारे अच्छा ही रहा है हमेशा के लिए। और उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं करंट में, वो सब पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। ओवरऑल जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है पिछले 10-15 सालों में, और उसका बड़ा एक अच्छा इफेक्ट ओवरऑल एनवायरनमेंट पे पड़ा है, कि आज जी। कोई इशू हम लोग को नहीं आता ना आने में ना जाने में। कई बार पहले एक था कि भाई, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री रिमोट एरिया में है, तो आपको ऑड टाइम्स पर जाने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, दिक्कत होती कि भाई अगर रात को जाना है तो जाएं कि नहीं जाएं। माहौल कुछ इस तरह का था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो माहौल बदला है, तो उससे एक बहुत कॉन्फिडेंस ओवरऑल सभी में आया है। तो वो एक वो है। दूसरा, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। एज फार एज बाकी नीतियां हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, सब पॉजिटिव है। जी। सर, सवाल यही था मेरा आपसे कि योगी सरकार की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों से ही रिलेटेड पूछ रही हूँ, इससे कंपनियों की ग्रोथ को कितना सपोर्ट मिला। जैसे कि आपने बताया कि मतलब अपने प्रदेश से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्प जो पहले, और आपने 10 साल के अंदर जो भी इनोवेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में आपने बताया, लेकिन सर नीतियों को कितना सपोर्ट मिला है योगी सरकार के अंदर, ये भी ज़रा बता दीजिए। तो देखिए, जब जब सरकार मजबूत होती है और स्ट्रांग होती है, विल जी। पावर वाली सरकार होती है, तो उससे क्या होता है, जो मैसेज डाउन बिलो जाता है, वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है हर स्टेज पे। चाहे हमें लेबर डिपार्टमेंट से बात करनी है, चाहे हमें पोल्यूशन से बात करनी है, चाहे हमें टैक्सेशन से करनी है, चाहे जीएसटी से करनी है। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, तो आज आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, और आपको एक सपोर्ट मिलती है हर हर स्तर पर। और हमें तो मतलब यहाँ काम करके सब बहुत अच्छा ही लगता है। और हम लोग काफ़ी सरकार की नीतियों से पूरा सामंजस्य रखते हैं। इसी के साथ साथ मेरा सवाल एक ये भी रहेगा आपसे कि जैसे हमने अभी उत्तर प्रदेश में और कंपनी के जो कनेक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सर उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधार को आपने जैसे बताया कि 10 साल में किस तरीके से जो है सुधार आया है। इसी के साथ सर कंपनी ने जो अपना 10 सालों में बिजनेस में ग्रोथ जो है उत्तर प्रदेश में रह के क्या क्या आई हैं, जो मेन मेन है, कोई भी 5 अगर आप बता सकें। सो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स सबसे पहला, कि बहुत अच्छा हुआ है पिछले 10-12 सालों में, जब जी। से हमारी योगी जी की सरकार आई है। जी और सर। उसके अलावा
जो एक पॉजिटिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हम्म। की तरफ से, कि जिसमें कि एक इंडस्ट्रियल नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे जी सर। जो लोगों का कई बार रुझान बनता है कि भाई उत्तर प्रदेश में काम करने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत नहीं है, तो बल्कि लोग उत्तर प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। हम लोग की हम्म। अगर बात करें तो हमने पिछले 10 सालों में अपना रेवेन्यू, समझिए कि आज से 2016 की अगर बात करेंगे तो हमारा रेवेन्यू था शायद 150 करोड़, जो आज हम हम्म। 1200 करोड़ पे, तो पिछले 10 सालों में हमारा रेवेन्यू 10 गुना हुआ है। जी। जी। इसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी जो नीतियां हैं उससे कंपनी के लिए किस तरह के नए अवसर पैदा हुए हैं? मतलब ये जो भी नीतियां आई हैं जिससे जो बिजनेस है वो इंडिपेंडेंसी के साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है कंपनियां कर सके, क्या इसका जो लाभ है कंपनी को अच्छे से मिल पाया है? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब से हमारे केंद्र सरकार की नीति आई है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करना जी। है, हमारा प्रोडक्ट 100% मेड इन इंडिया है। और हमारे जी। प्रोडक्ट में जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी मेक इन इंडिया, चाहे वो स्टील है या जिंक है या लेबर है। तो हम हम्म। लोग कुछ ना इंपोर्ट करते हैं, बल्कि हाँ एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो मेक इन इंडिया ने ऑफ कोर्स बढ़ावा दिया है। तो मेक इन इंडिया की वजह से ओवरऑल एफिशिएंसीज बढ़ी हैं लोगों की। और हम्म। आज चूंकि हर चीज़ एक अच्छे लेवल पे हो रही है, तो उससे कॉस्ट कम हुई है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करने में भी सफल हो रहे हैं। जी। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि इस समय जो है 25 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी के बाद इंटरनेशनल मार्केट में विस्तार को लेकर कोई प्लान है कंपनी का? सो हम अगली लोग रणनीति रेगुलर, क्या है? हाँ, तो हम लोग रेगुलर एक्सपोर्ट करते हैं, टेलीकॉम टावर्स हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अभी हम लोग पावर ट्रांसमिशन सेक्टर्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो जैसे हम लोग रवांडा में काम कर रहे हैं, नेपाल में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर पहले जी। सिर्फ एक्सपोर्ट किया करते थे, अभी हम लोग वहाँ पर कंप्लीट ईपीसी जॉब्स भी कर रहे हैं। तो आगे जी। रणनीति है कि जैसे जैसे, हालांकि आज इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग इंडिया में ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम, चूंकि हमारे को एक्सपोर्ट्स भी देखने हैं और फ्यूचर भी देखना है, तो हम लोग एक्सपोर्ट हुँ। भी फोकस करते हैं। तो हमारी रणनीति ये है कि जहाँ भी जहाँ पे माहौल ठीक है, जिन कंट्रीज में हुँ। जहाँ पर पैसा सेफ है, जो प्रोजेक्ट हमारे अच्छी फंडिंग एजेंसीज के थ्रू आए आ रहे हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या यूरोपियन बैंक है या वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम लोग बिड करते हैं, जिससे कि एक हुँ। लॉन्ग टर्म हमारा विजन बनेगा, लॉन्ग टर्म हमारा एक जो एक रेवेन्यू है वो क्रिएट होगी। हुँ। सर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि यूपी के अलावा अगर कोई जगह जहाँ देखी जाए आपको लगता है कि डेवलपमेंट जो है कंपनी की सबसे ज़्यादा देखने को मिली आपको? मतलब इतने सालों में जब 2001 से अभी तक देखा जाए? तो हम लोग देखिए, एज फार एज हमारे प्रोडक्ट का सवाल है, हम हुँ। लोग प्रोडक्ट्स अपने सारे पूरे इंडिया में बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड जी। में बेचते हैं। जी। और अगर आप किस सेंस में पहुंच रहे हैं कि हमें पूछ रहे हैं कि किस सेंस में कि हमें किस तरह से सपोर्ट दूसरे से मिली, मेरे ख्याल से हमें यूपी में माल बना के यहाँ से भेजने में ऑल ओवर इंडिया को जी। ऐसी कभी दिक्कत नहीं आती है, और एक्सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जी। ऐसा यूपी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो हुँ। ये एक एडवांटेज है सबके लिए। और हम लोग तो वैसे भी एनसीआर में हैं, एनसीआर के पास में हैं, तो हम लोग तो जी। अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं। जी। और सर अगले 5 सालों में आप सिलासर टेक्नो इंजीनियरिंग को किस मुकाम पर देखते हैं? क्या विज़न है सर आपका? तो अगले 5 सालों में मैं समझता हूँ यहाँ से जो हमारा टॉप लाइन है वो यहाँ से एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए। हुँ। और हुँ। उसी हिसाब से प्रॉफिट्स, उसी हिसाब से स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट्स सब मिलने चाहिए। जी। सर मेरा सवाल एक ये भी रहेगा आपसे कि कंपनी ने सीआरएस के तहत किन ज़रूरी पहलों पर काम किया है सर? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे पता चला बहुत सारे योजनाएँ और इनिशिएटिव्स में जो है कंपनी ने अपने कदम रखे हैं। सर वो क्या कुछ आप ब्रीफ कर सकते हैं इनमें से? जी, तो हम लोग जी। सीएसआर पर एक अच्छा जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छे से अच्छे जी। प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जहाँ जी। पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम लोग सपोर्ट करते हैं हेल्थ में, जहाँ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हेल्थ सपोर्ट में चाहिए उनको सिस्टम, हम लोग सपोर्ट हुँ। करते हैं। जैसे हर साल हम लोग करते हैं कैंप्स, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को हम लोग एक कैंप लगा के प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरी फाउंडेशन के सपोर्ट से, जो आर्टिफिशियल हुँ। लिम्स है ना। तो जी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और साल का एक जो भी एक हमारा
स्टिपुलेटेड CSR स्पेंड है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक अच्छे पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा आज के इस बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन का, कि अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार या फिर पॉलिसी मेकर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए देखें तो 3 रिकमेंडेशन चाहें अगर आप देना तो वो कौन-सी होंगी? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लेबर लॉज में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए। जी, कुछ लॉज, आज जो सारे लॉज हैं वो प्रो लेबर हैं। कुछ जी। कुछ लॉज जो हैं वो प्रो इंडस्ट्री भी होने चाहिए, जिसमें कि एक इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ फील हो। हुँ, सेकंड है जो एक हमारी कॉस्ट ऑफ पावर है। हुँ, जो कॉस्ट ऑफ पावर है वो एक बहुत हाई है। जो हम जी, आज पावर कंज्यूम करके यूपीपीटीसीएल को पेमेंट करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन हुँ, बोर्ड्स को पेमेंट करते हैं, वो एक हुँ, बहुत हाई रेट है। उसमें कहीं ना हुँ, कहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो एक पावर कॉस्ट है वो कैसे कम हो सकती है और इंडस्ट्री को हुँ, कैसे उसका बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा मैं हुँ, समझता हूँ कि एक कहीं ना कहीं जो हमारे जो मटेरियल इंपोर्ट होते हैं कभी कभी, या कुछ मशीनरी इंपोर्ट होती है, उसमें कहीं कोई एक कोई इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के लिए कुछ बेनिफिट अगर गवर्नमेंट दे सकती है इन टर्म्स ऑफ एक सपोर्ट, तो उससे फर्दर एक्सपेंशंस में सब इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलेगी। ये जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सर, जी। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री इंपोर्ट करना चाहती है मशीनरी एक अच्छे अमाउंट की, तो उसमें कहीं गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे ताकि एक एक्सपेंशन को हेल्प मिलेगी, उससे जॉब क्रिएशन को हेल्प मिलेगी, उससे एक रेवेन्यू क्रिएशन को हेल्प मिलेगी। हुँ, हुँ। अ, सर, इसी के साथ जो आपने पॉइंट्स कहे वो सभी वही थे जिस चीज़ से जो है सिर्फ आपने एक स्पेसिफिक कंपनी को लेकर ही नहीं, आपने ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात की, जिनके ऊपर काम हो तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे से इनोवेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर तरीके के सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। सर, इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हमने बात करी आज कि किस तरीके से जो है सलासर टेक्नोलॉजी अपने आप को आगे बढ़ा रही है यूपी की उड़ान में। अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर।